अरे बहुत सारा मॉड्यूल है उसका, एक दो थोड़ी है, बहुत सारा देता है बुकलेट वो। चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहली बात है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये बताओ हमें। कंट्रोल मतलब बच्चा लिमिट में रखना, कंट्रोल मतलब लिमिट में रखना। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ में सामंजस्य बनाए रखना, है कि नहीं? यानी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की मदद करे, आपस में सामंजस्य बना होना चाहिए और बैलेंस, हाँ बैलेंस, और कंट्रोल होना चाहिए बैलेंस वे में होना चाहिए। जैसे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी इसमें बच्चा बेसिकली हम इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे। क्लियर है ना? तो केमिकल दो तरह का हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। क्या बात है नूतन, मुस्कुरा रहे हो, कोई बात है क्या? अच्छा, तो देखो हमारे बॉडी में दो तरीके का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बच्चा, एक केमिकल के थ्रू होता है, दूसरा न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। तो बच्चा हमारे बॉडी में हर जगह न्यूरॉन का पेनिट्रेशन हो जरूरी तो नहीं है, तो जहां पे न्यूरॉन्स नहीं पहुंच पाता है वहां पे केमिकल हार्मोन्स पहुंच जाते हैं। यानी केमिकल वाला न्यूरॉन को कंट्रोल करेगा और न्यूरॉन्स केमिकल को कंट्रोल करेंगे। यानी न्यूरल कंट्रोल केमिकल को करेगा और केमिकल वाला न्यूरल को करेगा। ये दोनों एक दूसरे को आपस में कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे एक लिमिट के बाद ही बच्चे में चेंजेस होता है, अगर मेल है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस एज के बाद ही आता है। कौन बता रहा है? समय आ गया है, नर्वस सिस्टम बता रहा है कि भैया अब यह प्यूबर्टी पे आ गया, एडोलेसेंस में प्रवेश कर रहा है, अब इसके बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस करवाने हैं। दोनों में फिर डिफरेंस क्या है बच्चा? एक बात का अंतर है कि जो न्यूरल जो इफेक्ट होता है वह शॉर्ट टर्म के लिए होता है बट वेरी फास्ट होता है। यह बच्चा इसका इफेक्ट बहुत ही धीरे धीरे लेकिन लंबे समय के लिए होता है। समझ में आई बात? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में होता किसके थ्रू है? हार्मोन्स के थ्रू होता है। अफेक्ट किसके थ्रू होता है? हार्मोन्स के थ्रू होता है। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम के टिश्यू के थ्रू होता है। क्लियर है ना? उसका इफेक्ट, नर्वस टिश्यू का इफेक्ट फास्ट होगा एंड शॉर्ट लिव्ड रहेगा। इसका बच्चा इफेक्ट स्लो होगा बट लॉन्ग लिव्ड रहेगा। समझ में आई बात? अरे कोई दिक्कत? ये हमारा बच्चा इंट्रोडक्शन था। तो क्या हेडिंग का मतलब समझ में आया? यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है किसके थ्रू? केमिकल के थ्रू। वह केमिकल हमारा क्या होगा बच्चा? हार्मोन्स होगा। समझ में आई क्या बात? अगर यही न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वहां भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है बट न्यूरॉन्स के थ्रू होगा। कोई तकलीफ बच्चा? कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छे बच्चे। चलो आ जाओ, बात आती है कि इंडोक्राइन सिस्टम में होता क्या क्या है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में क्या आएगा बच्चा? हार्मोन्स आएंगे और हार्मोन किन से हार्मोन्स निकलते हैं, यानी वो ग्लैंड्स आ जाएंगे। अगर यहां पे मैं ग्लैंड की बात करूं तो मैं ऐड करना चाहूंगा, ग्लैंड दो तरीके के होते हैं। ग्लैंड हमारे बॉडी में कितने तरीके के होते हैं बच्चा? दो तरीके के होते हैं। अभी भी वही है। इंडोक्राइन ग्लैंड होगा, कौन सा ग्लैंड होगा? इंडोक्राइन ग्लैंड होगा। और ग्लैंड कैसा होता है बच्चा? एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इन दोनों का मतलब बताओ, इंडोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन क्या होता है? देखो बच्चा, एक्सोक्राइन का मतलब होता है ऐसे ग्लैंड जिन, भाई साहब क्या सुंदर सी मुस्कुराहट है बच्चे की। जब सब लोग देख रहे थे तुम मुस्कुराना बंद कर दिए। देखो हम बोले, देखो हम तभी बीच में डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब कुछ आप यूनिक कर रहे होते हैं, हमें पसंद आ जाता है। अभी उसका मुस्कुराहट हमें बहुत पसंद आया। तुम्हें बोल रहा हूँ बच्चा, तुम उसमें क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। चलो चलो, बात नहीं, आओ जाओ वापस। एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसे होते हैं बच्चा जिनके पास क्या होते हैं? डक्ट होते हैं। जिनके पास क्या होते हैं? विथ डक्ट। याद करो, डियोडनम, पैनक्रियास, मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। वो इंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। यानी ऐसे ग्लैंड बच्चा जनरली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है बच्चा? डक्ट होता है। वह अपना सिक्रीशन
नली के द्वारा सिक्रेट करेगा, नली के द्वारा छोड़ेगा। और इंडोक्राइन विदाउट डक्ट वाले होते हैं। कैसे होता है बच्चा? विदाउट डक्ट वाले होते हैं, यानी यह अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देगा। समझ में आई बात? यह अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देगा। उसे क्या कहेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोल देंगे? डक्टलेस ग्लैंड। एक्सोक्राइन बच्चा डक्ट विथ डक्ट। कोई दिक्कत है तो बताओ यहां तक में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कैसे होते हैं? एक्सोक्राइन। और हार्मोन्स वाले ग्लैंड कैसे होते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। कोई दिक्कत बच्चा? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं। हमारे बॉडी में बच्चा इंडोक्राइन ग्लैंड, अब हम बात किस पे कर रहे हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड पे। हमारे बॉडी में दो तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड मिलते हैं। कितने तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड मिलते हैं? दो तरीके के मिलते हैं। कौन कौन से बच्चा? ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि सर ये क्या बोल रहे हैं सर? तो इंडोक्राइन ग्लैंड बच्चा कितने तरीके के हैं? दो तरीके के हैं। कौन कौन से बच्चा? ऑर्गेनाइज्ड। कौन कौन से? ऑर्गेनाइज्ड। और दूसरा क्या है बच्चा? अनऑर्गेनाइज्ड। कौन सा है? अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है। अरे समझ में आई कि नहीं बात? सर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड जैसे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड कौन कौन सा हो जाएगा बच्चा, और अनऑर्गेनाइज्ड कौन कौन सा हो गया? मेंशन करना है, पॉइंट वाइज लिखते चलना। जहां पे आप लिखना चाहो लिख सकते हो। लिखिएगा ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड में जैसे स्पेशली डेडिकेटेड है वो, जैसे पिट्यूटरी ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है। और क्या हो जाएगा? पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, अरे बोलो पैनक्रियास, ये सारे के सारे ग्लैंड एक्सेट्रा जो भी ग्लैंड्स आप में पढ़ना है वो सारे के सारे क्या है बच्चा? ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है। अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड क्या होते हैं? जैसे कोई ग्लैंड तो नहीं है, स्पेशली वो डेडिकेटेड नहीं है, हार्मोन सिक्रीट करेगा, बट वह भी हार्मोन का सिक्रीट करता है। जैसे एग्जांपल किडनी। मैं एड्रिनल ग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूं, किडनी भी हार्मोन सिक्रीट करता है। यस यस, आगे आएगा, बात करेंगे। हार्ट, लीवर और बच्चा जीआईटी, ये बच्चे अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड हैं जो ये भी सिक्रीशन करते हैं। अब कहोगे सर कैसे? बता रहा हूं। देखो हार्ट में एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर होता है क्या, जो चेक बैलेंस करता है? बोलो क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो नूतन? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अलग अलग कहाँ होता है? सब एक ही चैम्बर के अंदर आता है। ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड इनके अलावा जो सारे आपने दिए है ना, जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ओवरी, हाँ ओवरी, टेस्टिस, अरे आपके सिलेबस में जितना भी डार्क ब्लू से दे रखे हैं ना वो सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है। ये हमारे बाकी क्या हो गए? ये चार हमारे क्या हो गए? किडनी देखो, सबका सब देखो, एड्रिनल ग्लैंड उस देखो क्या होता है ना, हमारे बॉडी में जब ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना होता है ना बच्चा, तो आप जैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना किसी एक हार्मोन की बस की बात नहीं है। पूरा मैकेनिज्म आता है, रास मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है उसमें। तो उसमें हर जगह से हार्मोन्स निकलता है। लंग्स भी हमारा हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, केमिकल सिक्रेट करता है। जो हमारा नॉर्मली आप जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होता है उनको देखते होंगे, टेलमिसॉर्टन, ऑन्डेसार्टन करके दवा लेते हैं। अगर नहीं भी याद होगा तो लास्ट में देखना, जो भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट होगा ना, लास्ट में टन लगा हुआ दवा लेगा। भाई साहब वो क्या करता है? लंग्स वाला पे जाके जहाँ पे वो कन्वर्जन करता है ना, उसको रोकता है। तो हर चीज का होता है, देखना जाके देखिएगा। जो भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट होगा उनमें जरूरी नहीं कि यही दवा मिल सकता है, लास्ट में टन लगा हुआ मिलेगा। छोड़ो ना, टन लगा हुआ है, इतना एग्जाम में नहीं आ रहा है तुम्हारा, मैं बस बता रहा हूँ। तो मैं कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ क्या ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना किसी एक की बस की बात नहीं है, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है रेगुलेट करने में। हर कोई, हार्ट भी कंट्रोल कुछ कर रहा होता है, हमारा किडनी भी कंट्रोल कुछ कर रहा होता है, हर कंट्रोल कुछ कहीं ना कहीं से आ रहा होता है। जैसे अचानक से देखिएगा कैसे होता है। अभी आप अचानक से दौड़ करके आओगे, मैं बोलूँगा 2 किलोमीटर दौड़ के आए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया क्या? हाई ब्लड प्रेशर हो गया क्या? अब उस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवा लोगे क्या आप? नहीं, कम हो गया भाई साहब, हार्ट खुद ने कम किया, खुद एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर निकाला, भैया ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, हौले 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 उसको नॉर्मल पे लेके आ गया। समझ में आई कि नहीं है ये बात? तो हमारा बॉडी में ऐसा नहीं है, जब यही मैकेनिज्म फेल कर जाता है ना, तो इसी को सपोर्ट करने के लिए आप बाहर से दवा ले लेते हो। समझ में आई बात?
कोई दिक्कत? तो और ये क्या है, ये क्या हार्मोन सीक्रेट करने के लिए डेडिकेटेड है, इनका तो कुछ काम और ही है, लेकिन ये भी काम कर दे रहे हैं, इसमें भी ये हेल्प कर दे रहे हैं। ये क्या ऑर्गेनाइज मतलब बच्चा बिल्कुल डेडिकेटेड है, समझ में आई कि नहीं बात? ये अनऑर्गेनाइज है, इनका काम कुछ और है, लेकिन यह उनमें भी मदद कर दे रहे हैं, हार्मोन सीक्रेट करके चेक एंड बैलेंस सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। चेक एंड बैलेंस का मतलब समझते हो ना, नियम कानून से स्थापित करना, नजर बनाए रखना, चेक एंड बैलेंस कहलाता है। कोई दिक्कत है बच्चा? तो ग्लैंड कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। कौन कौन से? ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। इंडोक्राइन ग्लैंड 2 तरीके के। हाँ बहुत सही है, आगे लिखोगे। अब नेक्स्ट, हाँ अब पीपीटी भी बहुत देर से छूटा हुआ है। देखो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया क्या? इट इंक्लूड्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन, समझ में आया क्या? दूसरी बात, हार्मोन का डिफिनीशन क्या है? तो देखो ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो ये आपको मिलेगा। हार्मोन्स कैसा होता है? नॉन न्यूट्रिएंट। क्या ये न्यूट्रिएंट होता है? पोषक तत्व मिलता है क्या? नहीं। यह कैसा होता है बच्चा? नॉन न्यूट्रिएंट होता है। और ये क्या कर रहा है? एक जगह से निकल करके दूसरे जगह मैसेज ही तो पहुंचा रहा है ना, तो मैसेंजर की तरह काम करता है, इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह रिलीज होता है। और कितने अमाउंट में रिलीज होता है बच्चा? ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है। ट्रेस मतलब बहुत ही कम, अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, जरूरत से कम भी होगा तो बहुत कम हो जाएगा, दिक्कत कौन होने वाला? यानी एक मिनिमम अमाउंट में जितना बॉडी की जरूरत हो। जैसे ग्रोथ हार्मोन की बात करें, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो इंसान में क्या हो जाएगा? गिंगेटिज्म हो जाएगा, 8 फीट से ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। और कम हुआ तो छोटू रह जाएगा, नहीं 3 फीट से कम, 3 फीट से कम, हाँ बौना हो जाएगा। तो कम हुआ तो भी गड़बड़ है, ज्यादा हो गया तो भी गड़बड़ है। तो एक ठीक ठाक अमाउंट होना चाहिए। तो बताओ ये तीनों पॉइंट जो मैंने सर्कल में डाला है अंडरलाइन कर लेना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू लगाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मिलेगा यही सारा पॉइंट्स। कोई दिक्कत बच्चा? बोलो, फिर से बता दीजिए। तो हार्मोन्स कैसा होता है? नॉन न्यूट्रिएंट होता है। कैसे? कोई पोषक तत्व होता है क्या? विटामिन मिलता है क्या हार्मोन्स में? न्यूट्रिएंट मिलता है क्या? केमिकल्स? तो क्या ये सिंपल केमिकल है, नॉन न्यूट्रिएंट हो गया बच्चा। मैसेजिंग का काम कर रहा है ना। अब यानी एडोलेसेंस में आपका आ गया, यानी आपके पास अब मैसेज आना चाहिए बॉडी पार्ट्स के बाद, भाई साहब इसके मूछें लाओ, दाढ़ी लाओ, यानी मैसेज लेके गया ना कि भाई साहब अब हम जाएंगे इसकी बॉडी में मूछें लाएंगे, बॉडी ग्रोथ, बॉडी हेयर का ग्रोथ करवाएंगे। यानी मैसेज काम कर रहा है, मैसेज देने का काम कर रहा है, तो इंटरसेलुलर मैसेंजर हो गया। अब एक ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, कम अमाउंट में रिलीज होता है? कम अमाउंट में होता है, तो कम अमाउंट के लिए क्या बोला गया है? ट्रेस अमाउंट। कम का मतलब इतना कम भी नहीं तो अपना फंक्शन ही परफॉर्म ना कर पाए, समझ में आई बात ना? तो 3 क्राइटेरिया, ट्रेस अमाउंट होना चाहिए, नॉन न्यूट्रिएंट होता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है। याद रहेगा क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करूंगा कि एज इट इज यही पीपीटी आपको चला जाए। बाकी देखिए ये तो बताने की बात ही नहीं है, ये सारे के सारे क्या है बच्चा? ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है। कहो सिलेबस में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बस नाम नहीं दिया हुआ। ये क्या है हमारे? ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है, यानी डेडिकेटेड है। समझ में आई बात? इनका बॉडी में अलग अलग जगह पे लोकेशन आप देख सकते हैं। पीपीटी को बस रीड कर लेना बच्चा आप। ये कोई दिक्कत बच्चा? एक पॉइंट मेंशन करोगे? पॉइंट मेंशन करो। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना इस पॉइंट को सोच समझ करके। एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ में आए मैं बताऊंगा, रिपीट मत करो। मेरा ये कॉपी पेटेंट किया हुआ है नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है सुनो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं बच्चा, ये स्टेटमेंट कहीं नहीं मिलेगा, पढ़ने के बाद खुद डेवलप करना पड़ता है। देखो मैं बोल रहा हूं, हॉर्मोन्स नेवर पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हॉर्मोन्स नेवर पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द टारगेट सेल बट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द टारगेट सेल। सही है कि नहीं है? जिस तरीके से इंजाइम्स नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट इट कैटलाइज द रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आई कि नहीं है बात? सेम इसी तरीके से जब हार्मोन्स टारगेट सेल पे जाके एक्शन शो करेगा, टारगेट सेल पे एक्शन जाके शो करेगा, तो यह मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, टारगेट सेल को क्या करेगा? इनहेंस करेगा, सप्रेस करेगा। समझ में? यह खुद पार्टिसिपेट नहीं होगा, ये बाहर से बोला भाई साहब कूद जाओ, जैसे होते हैं ना लड़ाई झगड़ा होता है,
खुद जाओ, फाड़ दो, मार दो, कर दो, ये कर दो, वो खुद झगड़ा नहीं करेगा। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका मार दो, ये कर दो, वो कर दो, कभी रशिया यूक्रेन कभी भी अमेरिका के सामने से नहीं लड़ेगा। भाई साहब कर दो, हम है ना पीछे से दे देंगे। भाई जब डेली कुटा रहा है वो तुम एक बड़े से देश के सामने लड़े हुए तो क्या होगा भाई, जब हमारे पीछे है ना बड़े बड़े देश लगे हुए हैं, हम छोटा से हैं, अब भिड़ गए जा करके, भाई साहब कितने समय तक साथ रहेगा? कुटाना तो तुम ही को है ना, कुटा रहा है डेली वही चीज, अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो ऐसा नहीं कि मैं आप लोग समय समय पे ना मैसेज भी देते रहता हूँ ताकि आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही हो सके। आदमी बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देगा, हाँ हमारा दोस्ती बड़े बड़े लोगों से है, अच्छी बात है, लेकिन अपना भी विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, बड़े बड़े लोगों पे नहीं कूदना चाहिए। अल्टीमेटली जो भी हो तो लॉस आपका होने वाला है। तो मैं क्या बता रहा था कि हार्मोन्स नेवर पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना, बट क्या करता है बच्चा, ये एक्टिविटी ऑफ टारगेट सेल को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा ये, ठीक है ना, टारगेट सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, उसके मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, नेवर पार्टिसिपेट। कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन का और आंसर देना, एक क्वेश्चन का और आंसर दो। हार्मोन्स निकला, अपना एक्शन किया, उसके बाद उस हार्मोन का क्या फिट होता है? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन निकाला, ग्रोथ हार्मोन ने क्या किया, बॉडी का ग्रोथ करवा दिया, जिस तरीके से एंजाइम कभी डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, उतना ही बनता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, फिर वापस एंजाइम आ गया अगले बार से नेक्स्ट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। हार्मोन्स क्या उसी तरीके से काम करता है, अलग तरीके से काम करता है। यानी हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकला, बॉडी का ग्रोथ करवाया, क्योंकि वह पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा तो एज इट इज रह जाएगा ना बच्चा, अरे बोलो, तो उसका फिर क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, डिकम्पोज कर दिया जाएगा, या वापस से स्टोर बैक कर लिया जाएगा। लिखो इस पॉइंट को, हार्मोन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड, हार्मोन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें, हार्मोन्स निकला, अपना एक्शन किया, उसके बाद उस हार्मोन्स का क्या होगा ये मैं पूछ रहा हूं, डिकम्पोज हो जाएगा, या बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, या वापस से स्टोर कर रखा जाएगा, फिर अगली बार तुमको जाके करना है। अरे आप एंजाइम में पढ़ते हो ना, एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और वापस से फिर से वो एंजाइम बैक आता है और अगले सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। क्या एंजाइम भी कुछ इसी तरीके से करता है क्या, मतलब वापस से आके स्टोर नेक्स्ट चेंजेस करेगा, या बॉडी से डिकम्पोज कर दिया जाएगा, या एक्सक्रीट कर दिया जाएगा? लिखोगे, लिखोगे, हाँ, डिकम्पोज भी किया जाता है, एक्सक्रीट भी कर दिया जाता है, बट स्टोर नहीं किया जाता है। लिखो इस पॉइंट को, हाँ, हार्मोन्स कांट बी स्टोर्ड, बस इतना लिखो ना। कभी नहीं, जब जरूरत होता तभी बनता है, स्टोर कभी होता ही नहीं हमारे बॉडी में, जब जरूरत होता तब बनता है। कैन नॉट बी स्टोर्ड एक्सेप्ट थायरॉक्सिन, समझ में आई बात? हार्मोन्स कैंट बी स्टोर्ड एक्सेप्ट थायरॉक्सिन। ऐसा थोड़ी कि बना बना के जमा करके रखना, जब जरूरत हो देखा, नहीं नहीं, जरूरत है उसी समय सप्लाई की जाएगी बना करके, एक्सेप्ट थायरॉक्सिन। तो स्टोर ना होने का रीजन क्या है, स्टोर ना होने का क्या रीजन है? हार्मोन चाहे तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, नहीं तो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो मिलेंगे घुलेंगे बॉडी के बाहर निकल जाएंगे। समझ में आई बात? अरे हार्मोन्स आर आइदर वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। हमारे बॉडी में पानी ही पानी है, फैट ही फैट है, क्योंकि सारा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, लिपिड का ही बना हुआ है ना, तो उसमें सॉल्युबल होगा, बॉडी के बाहर चला जाएगा। अरे समझ में आ गया क्या? तो बात आती है कि आपने बोला कि सर हार्मोन्स, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो बोल रहा हूँ, आ रहा है ना? तो बात आया कि सर हार्मोन्स को तो स्टोर नहीं किया जा रहा है, तो हार्मोन्स ने काम किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, डिकम्पोज कर दे रहे हो, बॉडी से एक्सक्रीट कर दे रहे हो। तो हाँ सर, एक्सक्रीट करने का काम तो किडनी का है, तो किडनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा। डिकम्पोजिशन का काम किसका है? हार्मोन्स का डिकम्पोजिशन का काम। डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय लीवर। हमारे बॉडी में जो भी अनवांटेड मटेरियल है, जो भी फॉरेन मटेरियल है, लीवर और किडनी चाहता है, क्योंकि वो बॉडी का तो है नहीं, लीवर और किडनी का सबसे पहला काम ये है भैया इसको बॉडी से बाहर निकालो। इसीलिए डॉक्टर कहता है ना कि दवाई को सुबह शाम दोपहर खाइएगा, क्योंकि डोज डिसाइड हो इस आधार पर, बॉडी जैसे आपने लिया दवा, तुरंत उसमें किडनी
और लीवर एक्शन में आ जाएगा। भाई साहब लीवर का पहले हम इसको खत्म करते हैं, खत्म करके हम तुम्हारे पास भेजेंगे, तुम बॉडी के बाहर निकाल दो। तो धीरे धीरे दवा का डोज बॉडी में कम हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फॉरेन मटेरियल है हमारे बॉडी के लिए। दवा तो हमारा अपना खुद का नहीं है, फॉरेन मटेरियल है ना। तो किडनी एंड लिवर डिकम्पोजिशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। तो हार्मोन्स का डिकम्पोजिशन कौन करेगा? लीवर। एक्सक्रीशन कौन करेगा? किडनी करेगा। समझ में आई बात? ये सारे हार्मोन्स पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट थायरॉक्सिन। याद रहेगा क्या बच्चा इतनी बात? अरे बोल भी दो, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो फिर से बोलो। ये वन टाइम प्ले था हमारा, अभी बता सकते, मतलब आज ही क्लास में इस बात को मैं प्ले करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा। फिर से बोल रहा हूं ना, डिकम्पोजिशन ऑफ हार्मोन्स इज कैरिड आउट बाय लीवर। आराम आराम से आई, तो खुद का इंग्लिश है। हाँ हाँ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से आता है, वो हाइपोथैलेमस से बनता है, वहां स्टोर होता है। बाकी हार्मोन्स की मैं बात कर रहा हूं, समझ में आई बात ना? तो बाकी जैसे देखो, ऑक्सीटोसिन क्या पिट्यूटरी बनाता है क्या? पिट्यूटरी नहीं बनाता है। जैसे पिट्यूटरी का हार्मोन हो गया जो पिट्यूटरी खुद से बना रहा है, एड्रिनल जो खुद से बना रहा है। अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी इपिनेफ्रिन पहले से जमा रहेगा तब तो हमेशा उत्तेजित ही रहोगे भाई साहब, हमेशा खुशी रहोगे। गुड न्यूज मिलता है तब तो मैसेज गया, नर्वस सिस्टम मैसेज लेके गया, भाई साहब ये बंदा खुश है, हार्मोन्स निकल रहा है उसके अंदर से। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ही होता है। समझ में आई बात ना? अरे इंसुलिन हमेशा आपके बॉडी में रहता है क्या? जब खाना खाते हो तब ना आता है एक्शन में, भाई साहब खाना आ गया है, चलो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया होगा, कम कर देते हैं। नहीं समझ में आ रही है बात? देखो स्टोरेज टेम्परेरी बेसिस पे भी होता है। आपके घर में अतिथि आए, आपके यहाँ रहे कि नहीं रहे, तो हमेशा के लिए आप ही के घर गए अतिथि है क्या? वो भी आके कुछ दिन के लिए स्टे किए। हाँ टेम्परेरी बेसिस, परमानेंट की मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टोर नहीं होता, सिर्फ थायरॉक्सिन। जैसे हमारे बॉडी में तो विटामिन भी होते हैं, तो विटामिन स्टोर तो नहीं होते एक्सेप्ट विटामिन। कौन सा विटामिन स्टोर होता है? B12। B12 भी स्टोर होता है, उसके अलावा कोई विटामिन स्टोर नहीं होता है, बाकी सब बॉडी से निकल जाता है। आज आपने गाजर बहुत सारा खा लिया, इसका मतलब क्या है कि अगले 1 साल तक गाजर नहीं खाओगे? विटामिन की पूरी होगी नहीं, जितना बॉडी की जरूरत था लिया, बाकी बॉडी बाहर निकाल दिया, फिर आपको लेना पड़ेगा। समझ में आई मैं क्या बात कर रहा हूं? इसका सिर्फ विटामिन B12 है जो हमारा बॉडी स्टोर करके रखता है कि भाई साहब जमा करके रख लो, बाद में नहीं लेने वाला है। अब इसीलिए बोला था विटामिन B12 कहाँ मिलता है? दही में और एग्स वगैरह में मिलता है। समझ में आई कि नहीं ये बात? क्या बात है, समझ में आया? हाँ स्टोर करके रख सकते हो। अब इसका मतलब खाने का मतलब कोई लिमिट है ना भाई, सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा। समझ में आया? डाउट क्लियर हुआ आप लोग का? बोलो। तो मैंने क्या बोला? डिकम्पोजिशन हार्मोन्स को कौन करेगा? लीवर। एक्सक्रीशन किडनी। कौन सा हार्मोन स्टोर होता है? थायरॉक्सिन। चलो इतनी बात याद के लिए बहुत है आपके लिए। आगे बढ़े बच्चा? अरे बोलो। बोला तो वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल दोनों होते हैं। वाटर सॉल्युबल भी होंगे, फैट सॉल्युबल भी होंगे। मैकेनिज्म में बताते हैं आपको, जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे हार्मोन्स का, उसमें वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल पे तो होता है, प्राइमरी मैसेंजर सेकेंडरी मैसेंजर जो आते हैं। ये स्टोर होता है, ये स्टोर रहेगा, ये एक्सक्रीट नहीं होगा क्योंकि ये उसमें अगर घुल जाता है तो भी निकल जाता है, लेकिन ये सॉल्युबल उनमें नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। ये पॉइंट पीपीटी आपने पढ़ लिया है ना? सारा पॉइंट जो बताया वो लिख लिया है ना आपने? चलो आगे आ जाओ बच्चा। ये डायरेक्ट आ गया है हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस के पहले मैं आपको कुछ ऐड ऑन करवाता हूं आपको पहले। हाँ आ जाओ पहले बच्चा, ये